हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमारे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। सो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हमारे 5 काइंड्स के होते हैं: इंडेमनिटी, गारंटी, पेमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ओके, सो पहले हम बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये ड्राफ्ट किसने किया था? मीन्स ड्राफ्टेड बाय। एंड डेट ऑफ इनैक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सो ड्राफ्टेड बाय थर्ड लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तब ये इनैक्ट हुआ था। ओके, सो इंडिपेंडेंस के पहले इनैक्ट हुआ था ये। और जब ये इनैक्ट हुआ था तो इस लॉ कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड रोमिनी। सो ये है ROMILLY। डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है इसकी? डेट ऑफ इनैक्टमेंट है 25 अप्रैल 1872। और ये इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 सितंबर 1872। सो ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। ये हमारे प्री में कवर होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएंगे। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड क्या है। क्या ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं क्या, या एक ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये गवर्न होते हैं दोनों? सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट है, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट प्रिलिमिनरी। इसमें 2 सेक्शन हैं, 1 एंड 2। ओके, फर्स्ट में है एक्सटेंड टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड सेविंग्स। सेकंड में है डिफिनीशन और यू कैन से इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। सेकंड, नेक्स्ट है चैप्टर 1, देन चैप्टर 2, देन चैप्टर 3, देन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 एंड 6। सो ये चैप्टर 1 3 to 9 तक, इसमें है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर 2 जो है 10 to 30। इसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है चैप्टर 3 31 to 36। इसमें है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, लाइक इंश्योरेंस, these kinds of contracts. नेक्स्ट है सेक्शन 37 to 67। इसमें है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन से परफॉर्मेंस को करना जरूरी है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को करने की कोई जरूरत नहीं है, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कौन सी पार्टीज परफॉर्म करेंगी, ये सब इसमें बताया। परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ बताया गया। देन है सेक्शन 68 to 72। इसमें क्या बताया गया है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे दिखते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 73 to 75। अब 2 पार्टीज हैं, एक्स एंड वाई, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वाई ने कहा हम ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे, जो भी इसकी ड्यूटी थी, लाइबिलिटी थी, वॉट एवर, जो इसे परफॉर्म करना था इसने नहीं किया, मना कर दिया। अब इसने मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये इस चैप्टर में दिए गए। सो ये थे चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट 1 के पार्ट। अब बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। इसमें क्या आते हैं? इसमें आता है चैप्टर 6 7 नहीं 8, फिर आता है चैप्टर 9, फिर आता है चैप्टर 10। ये कहाँ से कहाँ तक है? 124 to 147। देन ये स्टार्ट होगा 148 से लेके 181 तक।
फिर ये स्टार्ट होगा 182 से लेके 238। ओके, 238। अब ये जो चैप्टर यहाँ से मिस हो गए हैं, ये 7 के बाद ये डायरेक्ट 8 आ गया। यही रीजन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो ये जो चैप्टर 8 7 जो भी गायब हो गया है, और ये चैप्टर, ये ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर 10 तक ही है, ये चैप्टर 11 तक था ओरिजिनली, लेकिन इतनी पुअर ड्राफ्टिंग थी, इतनी पुअर ड्राफ्टिंग थी कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। ये जो इसमें सब्जेक्ट्स कवर हुए थे उसके लिए नया एक्ट बनाना पड़ा। ओके, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में दिया गया था इस चैप्टर में। 76 से लेके ये 124 तक है ना, तो 123 तक दिया गया था उसमें। और ये 238 के बाद स्टार्ट होता है, 239 से लेकर 266 तक चलता है। ये काट दिया गया। इतनी पुअर ड्राफ्टिंग थी, जजेस को जजमेंट देने के टाइम पे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कह क्या आ रहा है, इलॉजिकल। हटाया गया इसको, और इसकी जगह पे आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो ये इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही जान चुके थे वो लोग कि इसमें बहुत खराबी है, इसको हटाना पड़ेगा। फिर इसको भी 1-2 साल तक झेला इन्होंने, उसका ये भी बहुत खराब है, इसको भी हटाओ। फिर इसकी जगह पे आ गया इंडियन पार्टनर्स एक्ट, वो आया था 1932 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वो कवर होता है इस चैप्टर 124 में। सो अब उसे पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी क्या है बेसिकली, क्या आपको पता है कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? सो पहले हम एक केस से जानते हैं कि ये इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये इंडेमनिटी क्या होता है। सो एडम्स वर्सेस जर्विस, फर्स्ट टाइम पे यहीं पे इसके बारे में देखने को मिला था, ये इंडेमनिटी जैसा भी कुछ होता है। 1872 का ही केस है ये। तो इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ जो है और एक है डिपेंडेंट, ये हमें पता है कि सूट में दो पार्टियां होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिपेंडेंट होता है। ओके, सो ये प्लेंटिफ क्या था, इट इज, ये डिपेंडेंट जो था इसने दी एक प्रॉपर्टी या कोई गुड वॉट एवर, ये एक बॉक्स है, इसमें कुछ रखा हुआ है, इसने दिया इस प्लेंटिफ को, बोला कि इसे ऑक्शन में ले जाओ, ऑक्शन करो इसका और बेच दो इसको। ठीक है, ये था ऑक्शनरी, इस पार्ट इस जो भी गिफ्ट वॉट एवर जो भी इसको दिया था, ओके, कि इसको बेच दो। ये बेच दी, बिक गई ये प्रॉपर्टी, किसी ने इसको खरीद भी लिया, सपोज भाई ने खरीद लिया, बिक गई। अब बेचने के बाद इससे पता चला कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हुई, ऐसा इसने कुछ नहीं किया था, इसकी गलती भी नहीं थी, ये जो डिफेंडेंट था इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं था, इसके ऊपर इसका कोई राइट नहीं था, फिर भी इसको दिए बेचो, ये बेच भी दिए। अब इसका रियल ओनर आया, उसने सूट फाइल की प्लेंटिफ के अगेंस्ट। अब हो गई है रियल ओनर वर्सेस प्लेंटिफ। ये कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुमने सेल की, चलो अब उसके बाद मुझे कंपनसेशन दो। फर्स्ट तो मुझे यही प्रॉपर्टी वापस चाहिए थी, अगर अब नहीं है तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब ये कैसे कंपनसेट करे बेचारा, जिसे तो पता भी नहीं था कि इसकी नहीं थी, फिर भी इसने बेच दिया। सो ये भी कोर्ट के पास गया और बोला कि ये इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, पनिशमेंट इसे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं, ये मेरे साथ फ्रॉड किया, इसने मुझे चीट किया, धोखा दिया, एंड ऑल एंड ऑल। ओके, सो कोर्ट ने इसकी बातें सुनी और जजमेंट में दिया, और यहीं से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का आविष्कार हुआ। फर्स्ट टाइम हमें इसी केस में ये देखने को मिला। ओके, उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं था। सो कोर्ट ने क्या कहा कि यस, ये जो डिफेंडेंट है जाविस, इन्होंने गलत काम किया है, तो ये इसे इंडेमनिफाई करेंगे, किसको, एडम्सन को। जाविस जो है इंडेमनिफाई करेंगे, मीन्स प्लेंटिफ वर्सेस रियल ओनर का जो भी जजमेंट आएगा, उसमें कोर्ट जो भी फैसला देगा
ये जो जार्विस है, ये उसका सारा कंपोजिशन इनके सर पे जाएगा। प्लेंटिफ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मीन्स अगर इसे कंपनसेट करना है तो ये करे, सूट के लिए जितना खर्च लगा ये दे। ये तो बेचारा भोला वाला बच्चा है, फंसाया गया इसे। ओके, सो अब समझ आया कि ये इंडेमनिटी मतलब होता क्या है ना। सो लेमन लैंग्वेज में इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है ये बात। सो इंडेमनिटी मीन्स प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन हार्मलेस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट। सो क्या होता है, इट मीन्स प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन harmless from the consequence of act, consequence और consequences। ओके, सो एक यक्ष है, वो वाई को प्रॉमिस करेगा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। इस वाई या इस वाई के कोई एक्ट से या मेरे किसी एक्ट से, मीन्स कोई एक्ट होना चाहिए, एक्ट की वजह से कुछ हुआ तभी बचाऊंगा। ओके, अगर एक्ट से नहीं हुआ तो नहीं बचाऊंगा। मीन्स अगर भूकंप आ गया, तुम्हारा घर गिर गया, तो मैं नहीं बचाऊंगा। ठीक है, सिर्फ कंडक्ट से हो रहे कुछ हार्म को ही मैं इंडेमनीफाई करूंगा, बाकी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके, सो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये है सिक्योरिटी। इंडेमनिटी मीन्स सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन, क्योंकि वो सेव कर रहा है। और सेव कर रहा है, ये नहीं कि ये स्पाइडरमैन बन के आएगा, इसका घर गिर रहा है तो ये रोक लेगा, ऐसा नहीं। ये गिर जाएगा, उसके बाद इसको जो लॉस होगा उससे बचाएगा बाय वे ऑफ कंपनसेशन। सो ये लॉस से प्रोटेक्ट करेगा और लॉस के लिए कंपनसेट करेगा। ओके, सो ये समझ में आ गया हमें बेसिकली इंडेमनिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं हमारा लॉ क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। सो उसने भी कुछ डिफाइन किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमें इंडेमनिटी के बारे में लिखने से पहले हम उसकी मीनिंग, जनरल मीनिंग लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसके डिफिनीशंस को भी नहीं भूलना चाहिए। ओके, सो डेफिनेशन क्या कह रही है सेक्शन 124 में, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट by way of by which one party promises to save the other from the loss caused by him by the contract of the promiser himself or by conduct of any other person as a contract of indemnity। सो ये है एक पार्टी, ये वन पार्टी है, एक्स एडम्स हो गए। ओके, और दूसरी पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है लाइक जॉर्विस। सो जो ये एक्स है, ये वाई से प्रॉमिस कर रहा है कि वाई चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। ओके, ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, किससे, अगर तुम्हें कोई भी लॉस सफर करना पड़ा, लॉस से जो कि किसके वजह से हुआ ये लॉस, या तो मेरे एक्ट से, उसके एक्स के एक्ट से, या कोई और पर्सन होना चाहिए, किसी और के एक्ट से, कोई और पर्सन, ABCD वॉट एवर। ओके, ये प्रॉमिस किया है तभी करेगा, अगर पहले से प्रॉमिस नहीं किया है तो फिर क्यों करेगा, इंडेमनीफाई नहीं करेगा। ओके, सो इलस्ट्रेशन देखते हैं। A contracts to B against the consequences of any proceeding which C may takes against B in respect of certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity। ये है इलस्ट्रेशन जो सेक्शन 124 के साथ दिया गया। सो इसमें क्या होता है, ये है A और ये है बेचारा भोला वाला B। इसने इसका है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, प्रॉमिस किया कि अगर C वर्सेस B इन फ्यूचर कभी भी होता है, इसने तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग चलाई इस 200 के लिए। ओके, तुमने पहले से कोई 500 लिया होगा, उसके लिए प्रोसीडिंग चलाएगी तो मैं नहीं रहूंगा। अगर ये 200 वाली प्रोसीडिंग चलाएगा तभी इसके लिए प्रोसीडिंग, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सर्टन सम ऑफ 200। ओके, सो
अगर इससे रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चलाता है तो उससे कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कोर्ट डिग्री पास करता है तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हें उसमें डैमेजेस देने पड़े इसको, जितना खर्चा आया तुम्हारा, ओके, या तुमने इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ की, उसमें कुछ पैसे दिए, सारे मैं लूँगा, सारे पैसे मैं लूँगा। सो तुम आराम से जियो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये समझ आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, थम्स अप कर दीजिए अगर समझ आ गया तो। देन इंग्लिश लॉ वर्सेस इंडिया लॉ। अब ऐसा क्या इंडिया में जो लॉ है वही ब्रिटिश में भी वही लॉ चल रहा है, यूके में भी वही लॉ चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। इंडियन लॉ क्या है, थोड़ा नैरो है, ये है थोड़ा वाइड। ऐसा क्या हुआ जो इंडियन लॉ नैरो हो गया और ये वाइड हो गया? ऐसा ये कि ये जो इंडियन लॉ है, ये सेक्शन 124 के अंदर ये कहता है कि हम तुम्हें तभी प्रोटेक्ट करेंगे जब तुम्हें कोई लॉस हुआ है। ओके, वो भी कंडक्ट से हुआ है, किसी के एक्ट से हुआ है। ओके, ये सिर्फ कंडक्ट वाले लॉस को कवर कर रहा है, लेकिन इंग्लिश लॉ बहुत दिल वाला है। ये लॉ कोई भी लॉस है, कोई भी लॉस, वॉट सो एवर लॉस अराइजिंग फ्रॉम वॉट सो एवर रीजन आई विल इंडेमनिफाई, मीन्स घर में तुम्हारे आग लग गई, किसी ने कुछ नहीं किया था, खुद ही आग लग गई तब भी मैं दूंगा, भूकंप आ गया तब भी मैं दूंगा। ओके, इसके लिए प्रॉमिस नहीं किया तब भी मैं दूंगा, लॉस होना चाहिए, बस मैं दूंगा, इंडेमनिफाई करूंगा, मतलब पैसे दूंगा, और कुछ। सो इंडियन लॉ थोड़ा छोटा हो गया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको भी वाइड किया जाए। इंडियन लॉ नैरो क्यों रहे, इसको भी वाइड करो, इसको भी लॉस अराइजिंग फ्रॉम व्हाट्स एवर रीजन करो। ओके, और जो इसमें लॉस ऑफ कंडक्ट है, इसकी वजह से एक बात हुई कि जो इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। इंग्लिश लॉ सारे कॉन्ट्रैक्ट कवर कर रहा है इंडेमनिटी में, बस लॉस होने चाहिए, कुछ भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ ये सिर्फ कंडक्ट वाले लॉस को कवर कर रहा है। ओके, और ये इंश्योरेंस वाले लॉस जो है ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर होंगे, जो हमने पढ़ा था। कौन सा चैप्टर है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, अभी हमने पढ़ा स्कोप ऑफ इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी का स्कोप क्या है, नैरो है, वाइड है, क्या है, आपको क्या लगता है कि इंडेमनिटी का स्कोप क्या होगा? सो ये मुझे लगता है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है इसका, क्योंकि ये सिर्फ मेरे कंडक्ट, या मैं जिससे बोल रही हूँ कि अगर एक्स करेगा तो एक्स के, वाई करेगा तो वाई के, पूरी दुनिया के कंडक्ट से नहीं। सो रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, बिकॉज इट कवर्स, एग्जाम में बिकॉज ये वाला नहीं लिख के आना, कंडक्ट ऑफ प्रॉमिस और conduct of any other person. Because it covers loss caused by this. So आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी का प्रॉमिस कर रहा है, जैसे एक इंसान आया, आपसे कहा कि मैं तुम्हें इस इंसान की किसी भी प्रोसीडिंग से सेव करूंगा इन रिस्पेक्ट व्हाट्सो एवर, मीन्स कोई भी किसी भी रिस्पेक्ट में अभी कभी भी ये सूट फाइल करता है आपके अगेंस्ट, तो मैं उसमें आपको इंडेमनिफाई करूंगा। क्या कि चला गया ये, ठीक है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? सिर्फ बोल रहा है, वो ऐसे लिख लिख के नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है? सो ऐसा लॉ कहीं पे लिखा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ओरल नहीं हो सकता, रिटर्न नहीं हो सकता। सो हम इसे कवर करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो प्रॉमिस है इंडेमनिटी का, वो हो सकता है एक्सप्रेस भी, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मीन्स बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, इम्प्लाइड मीन्स कंडक्ट से पता चल रहा है
कि ये हमें इंडेमनीफाई करेंगे। आप एग्जांपल ले सकते हैं एडम्सन वर्सेस जॉर्विस का। इसमें तो इसने कहा भी नहीं था, लेकिन इसने ऐसा कंडक्ट किया कि इस बेचारे को इंडेमनिटी होल्डर हो गया, ये इसे इंडेमनीफाई करना ही पड़ा। ओके, तो ये है इम्प्लाइड। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडेमनिटी होल्डर मैंने कहा, ये इंडेमनिटी होल्डर का क्या होता है। सो ये जो एक्स है, बड़े दिल वाले इंसान, और ये जो वाई बेचारा इसको प्रॉमिस कर रहा है, मैं इंडेमनीफाई करूंगा। ये बेचारे 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 इनको इंडेमनीफाई किया जा रहा है। तो ये है ये इंडेमनिटी होल्डर, ये है इंडेमनीफायर। सो इनके राइट्स दिए गए, इनके कोई राइट्स नहीं दिए गए। क्या जरूरत थी इतने दयालु बनने के लिए, प्रॉमिस करा है, अब रुक तो प्रॉमिस को, ठीक है। इसीलिए इनके कोई राइट्स नहीं, इनकी सिर्फ लाइबिलिटी है। प्रॉमिस कर रहे हैं, हम देंगे, अब दो। ये बेचारा तो गरीब इंसान, इसको दिया जा रहा है प्रॉमिस, इसके राइट्स हैं। एक बार दे दिया एक्सप्रेस वे और इम्प्लाइड वे में प्रॉमिस, तो मुकर नहीं सकते। अब इनके क्या क्या राइट्स हैं और इनकी क्या क्या लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज एक्स की है, राइट की, और वाई की सिर्फ राइट। सो सेक्शन 125 जो है हमारा, ये कवर करता है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। सो ये जो एक्स थे इंडेमनिटी होल्डर, नहीं इंडेमनिटी फायर। सो जो इंडेमनिटी होल्डर नहीं इंडेमनिटी फायर है, उनकी लाइबिलिटी क्या है और इंडेमनिटी होल्डर का राइट क्या है। सो जहाँ जहाँ तक इनका राइट होगा, वहाँ वहाँ तक इंडेमनिटी फायर की लाइबिलिटी होगी। ओके, सो सेक्शन 125 क्या कहता है कि इंडेमनिटी होल्डर चिंता मत करो, तुम्हें वो सारे डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है। जो जब तुम कोई नया सूट लाए थे, उसके मैटर में तुमने जितने जितने डैमेजेस, जितने जितने पैसे तुमने पे किए थे, उसके सारे डैमेजेस तुम्हें मिलेंगे। जो जो तुमने डैमेजेस उस, जो हम एडम्सन वर्सेस जॉर्विस का केस देखते हैं। ओके, एडम्सन वर्सेस जॉर्विस में क्या करता है, ये था बेचारा प्लेंटिफ, ठीक है, ये था डिफेंडेंट, इसने किया था फ्रॉड इसके साथ, और जो रियल ओनर था इसके अगेंस्ट सूट लाता है एडम्सन के, कि भैया वो हमारा प्रॉपर्टी था, तुमने कैसे दे दिया, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट सूट आ गया, तो ये जिन्होंने इन्हें आज्ञा दी थी कि जाओ 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 बेच तो मेरी प्रॉपर्टी है, अब ये क्या क्या करेंगे। इस सूट में इसने जितने डैमेजेस इनको दिए सब इनसे वसूले गए, इसका राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, ये मना नहीं कर सकते। ऑल कॉस्ट which he may be compelled to pay in any such suit if in bringing or defending it he didn't contravene the order of promise without order। तो जितने भी कॉस्ट पड़े, इनके अगेंस्ट वकील भी तो लाया होगा, एडवोकेट भी तो फायर किया होगा, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट भी तो लगाया होगा, और भी बहुत सारे कोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं। सिविल सूट इतना चीप नहीं होता, बहुत कॉस्टली होता है। ओके, सो इसमें डिफेंडेंट के बहुत पैसे लग गए, जितना पैसा लगा सब दो, ये इनको देंगे। ओके, सो ये थोड़ा कचरा हो गया, लेट मी इरेज दिस। तो ये भी इरेज हो गया, ठीक है। ऑल द सम्स नहीं इरेज करती, अच्छा लग रहा है, अब इरेज करूंगी। शांति शांति। नेक्स्ट था, अब इसने कॉस्ट भी ले लिया। ये हमारे एडम्सन है और ये है जॉर्ज। मजाक कर रहा होगा, सच में सीरियस ले लिया, ये बेच डाले प्रॉपर्टी ही, लेकिन अब मजाक भारी पड़ गया ना इनको। डैमेजेस दे दिए हैं, कॉस्ट भी दे दिए, अब और क्या दे। all sums which he have paid under the terms of any compromise of any suit if the compromise was not contrary to the order of promisor and was one which it would have been prudent of the promisor to make this justice। ये है कंडीशन,
सो अगर इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि कोर्ट में बहुत पैसा लगेगा, 50-50 रुपए आपस में बांट लेते हैं, मतलब तुम हमको 10 रुपया दे दो, 100 रुपये का बेचे हो ना, तो 80 हमको दे दो, 20 अपने पास रख लो, कोर्ट केस से झंझट मुक्ति मिल जाए। तो अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज में जो जो पैसा लॉस लिया सब इनसे लेंगे, ये देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री में सब कुछ लुटाता जाएगा ये बेचारा जॉब। कंडीशंस वो भी देखेगा कि ये सही सही में है, ये उस रियल ओनर से मिल के हमको लूटने का वो कर रहे हैं। तो कंडीशंस क्या है कि ये जो इंडेमनिटी होल्डर है ये इस राइट के लिए इंटाइटल तब ही होगा जब फर्स्ट कंडीशन ही हैज एक्टेड एज प्रूडेंट मैन, प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह बिहेव करना है तुम्हें। ये नहीं कि ये कहना है कि 100 रुपये का सामान है, 110 में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, 10 रुपये ज़्यादा दे दो, तुमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तुमने हाँ हाँ कर दिया, ज़्यादा पैसा दे के चले गए। अब जॉर्विस इतना ज़्यादा पैसा नहीं देगा, अपना दिमाग लगाना चाहिए तुम। नेक्स्ट, एक्टेड विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, मीन्स इनकी इन इंडेमनिटी होल्डर की जितनी अथॉरिटी थी इस जॉर्विस के तहत उतने में ही काम करना था। अब ये अथॉरिटी के बाहर चले गए। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन देखा, हमने इलस्ट्रेशन देखा सेक्शन 124 में, उसने क्या कहा था कि हम तुमको उतना ही इंडेमनीफाई करेंगे उस सर्टन सम ऑफ 200 के लिए, वो 200 के लिए अगर कोई प्रोसीडिंग आई तब हम करेंगे। अब तुम 50 प्रोसीडिंग चलवा रहे हो और सबसे हमसे इंडेमनीफाई करवाओगे? नहीं करेंगे हम। इसको अपने अथॉरिटी में काम करना है, जितना तक मिला है उतने के अंदर रहना। एंड नॉट हैव एक्टेड breach of indemnifiers authority। तो पहले तो अपनी अथॉरिटी में तुमने काम नहीं किया, उसके बाद तुम मेरी अथॉरिटी जितनी थी उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बता रहे हो। जैसा एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स था, वाई था, ठीक है। एक्स ने कहा जाओ इस जेड के पास, इसको 2 थप्पड़ मार देना। थप्पड़ मूवी देखी ना, वही वाला, एक थप्पड़ था उसमें, इसमें 2 थप्पड़, कहना 2 थप्पड़ मार देना। उसके बाद ये तुम्हारे अगेंस्ट जो सूट लाएगा मैं उसे इंडेमनीफाई करूंगा। ये गए, 2 थप्पड़ मारना था, 2 धारदार हथियार ले पहुंच गए, इनका हाथ काम नहीं करता होगा लगता है, 2 बार नहीं मारे, बहुत ज़्यादा बार मार दिए, ज़्यादा मर गया। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं, मार डालेगी ना, लेकिन इन दोनों के बीच में हुआ था ये 2 थप्पड़ वाला। अब ये तुम इतना ज़्यादा कर दिए, अब जितना भी सूट आया तुम्हारे अगेंस्ट, जो भी है अब इससे पैसा मांग रहे हैं, कह रहा भैया हमने क्या कहा था तुमको, ये ना तुमने क्या किया, ये कर दिया, मेरी अथॉरिटी के अगेंस्ट चलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा तुमको कुछ, जब भागो यहाँ से, नहीं मिला इनको। सो ये 3 कंडीशन जरूर मेंशन करनी चाहिए कि वो एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह एक्ट करे, पागलों जैसी हरकत ना करे, मैच्योर इंसान के तरह एक्ट करे और अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करे। और इंडेमनीफायर अथॉरिटी के अगेंस्ट ना जाए, उसे पैसा मिलना है तुमको, उसी के अगेंस्ट जाओगे, अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सो ये जो लाइबिलिटी है बेचारे इंडेमनीफायर की, ये कब होगी शुरू? तो क्या ये कभी भी मुंह उठा के आए इनसे मांग ले, अरे भैया चलो पैसा दो हमको, पैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले क्या होता था, पहले और दिया बहुत बहुत सालों पहले एक फ्रेज था, यू मस्ट बी डैमिफाइड बिफोर यू क्लेम टू बी इंडेमनीफाइड। सो अगर ये एडम्सन वर्सेस जर्विस
का केस है। तो जब इसको रियल ओनर के साथ जिसका केस था सोशल टैक्स, तो रियल ओनर जब तुम्हारे अगेंस्ट इसे, तो इसने बेच दिया किसी को। अब बाद में पता चला कि इसने ही, ये जो जॉर्विस है, इसने ही इसके साथ फ्रॉड किया और बताया कि हम तो ओनर हैं, जबकि ये ओनर नहीं था। तो इसने इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया। अब इसका सूट चल रहा है। तो अब क्या ये जाके इसके पास मांग सकता है कि दो दो पैसे, ये सूट में आ गए हम, सारा पैसा निकालो, सारा पैसा निकालो? नहीं, पहले ऐसी सीन नहीं थी। पहला क्या था कि जब ये तुम्हारे अगेंस्ट सूट लाए, बैठ के देखते रहो, जजमेंट आ जाए, बैठ के देखते रहो, ठीक है? फिर जब तुम्हें देने का काम आए, दे दो इसको, दे दो। 5 लाख तुम्हारे पास नहीं है, भीख मांग के लाओ, कहीं से भी लाओ, चोरी करो, कुछ भी करो, दो इसको। जब दो, दे लो, एकदम तुम भिखारी हो जाओ, लेकिन इसको दे दो। उसके बाद मेरे पास आओ, तब मुझे बताओ मैंने दे दिया, अब दो मुझे, तब मैं दूंगा। बेचारा इतने दिनों तक वो परेशान रहे, 2-4 साल तक ठीक है, खा पी ना पाए इनके चक्कर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस फ्रेज को रिजेक्ट कर दिया गया। यू मस्ट नॉट बी indemnified बिफोर यू क्लेम टू बी indemnified। ओके, इसमें क्या बोलते थे कि इंडेमनिटी जो है वो तब दे होगी जब वो एक्चुअली लॉस सफर कर चुका होगा, उससे पहले नहीं। फिर एक इंडिया का केस है जिसमें ऐसा ही रिलेटेड कुछ मैटर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट केस का नाम है, लेट मी हाईलाइट, गजानन मुरेश्वर परेलकर वर्सेस मुरेश्वर मदन मंत्री 1942। ओके, सो इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किया था। लिख देना चाहिए मुझे जजमेंट क्या है। इसमें बोला था, if his liability had become absolute, then he was entitled either to get the indemnifier to pay off the claim or to pay into the court sufficient money, which would constitute a fund for paying off the claim whenever it was made. So, इसका मतलब इस केस में क्या कहा गया? केस का नाम ये है। इसमें कहा गया था कि इंडेमनिफायर जो है वो ये वेट नहीं करेगा कि इस बेचारे गरीब लाचार को सताया जाए फिर हम आएंगे। नहीं, जब आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाए, मीन्स आपको पता चल जाए कि अब सूट फाइल हो गया है, अब वो जाएगा ही जाएगा, उसे देना पड़ेगा वो सूट में कॉस्ट सारे देने पड़ेंगे, डैमेजेस देने पड़ेंगे। जब सूट फाइल हो जाए, आपको पता चल जाए हमारी जो हमारी लायबिलिटी है वो एब्सोल्यूट हो गई है, तो आप इसको पकड़ा दीजिए, इंडेमिनिटी होल्डर को। या जहाँ पे ये इसके अगेंस्ट केस चल रहा है, उस कोर्ट में अपना जो भी आपकी लायबिलिटीज थी जितनी तक, वो वहाँ पे फीस सबमिट कर देगी। इन फ्यूचर जब डिग्री जजमेंट आएगा तो ये उसको देगा, अगर इसके फेवर में आएगा तो इसको वापस मिल जाएगी, लेकिन इसको सताना नहीं है, बेचारा इंसान है, इसने कुछ भी नहीं किया था, इसकी वजह से। ओके, तो प्रॉमिस किया है, फॉलो तो करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इसकी जो इंडेमिनिटी होल्डर है, इसका राइट अराइज हो गया है, या इंडेमिनिटी जो फायर है उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई, एब्सोल्यूट हो गई? तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन एक इंडिया का केस था, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1997 का केस है। इसमें क्या कहा इन्होंने कि
उस रीजनेबल टाइम के अंदर इनको बता देना है कि भैया आपकी अदाइज लाइबिलिटी अदाइज हो गई। अब आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ प्रफुल के अगेंस्ट वर्सेस एक्स वाई जेड। आपने इसको सब पे वे कर दिया, 10-12 साल बीत गए। अब आए इनके पास, दो इंडेमनिटी, दो इंडेमनिफाई करो हमें, प्रॉमिस किया था तुमने। नहीं, रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका है, अब कोई भी इंडेमनिटी नहीं दी जाएगी। सो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इनका था ये एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बताया नहीं कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं होता इसमें, इनकी जो व्हीकल थी या जो बाइक थी वॉट एवर व्हाटसएवर जिस चीज़ के लिए इन्होंने इंश्योरेंस कराया था वो गायब हो गई, खो गई। अब ये पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखवाए, ऐसा धीरे धीरे मामला चलता रहा। 1 महीने बाद ये पुलिस वाले बोले नहीं मिली। अब ये गए यहाँ पे, हमारी बाइक खो गई, इंश्योरेंस किया, ये कहा ना भैया 1 महीने बीत गए अब नहीं आओगे तुम यहाँ पे। कोर्ट ने कहा नहीं, जैसा ही रीजनेबल पीरियड स्टार्ट होगा, जब तक रीजनेबल पीरियड रहेगा तब तक आप इंडेमिनिटी के लिए लायबल रहेंगे। और 1 महीना कोई अनरीजनेबल टाइम नहीं होता है। इसको जब पता चलेगा तभी तो तुमको बताएगा, जब इसको ही नहीं पता है कि हमारी इंडेमिनिटी अदायज हुई है नहीं तो कैसे बताएगा तुमको। हाँ, सो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना, और आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, और सब्सक्राइब करिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।